Hello, student of class 8. Today, a new chapter we will discuss named friction. हम लोगों ने प्रीवियस क्लास में फ्रिक्शन के बारे में थोड़ा बहुत पढ़ा है। इस चैप्टर में हम फ्रिक्शन के बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। तो सबसे पहले इस चैप्टर में टॉपिक आता है फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। फोर्स ऑफ फ्रिक्शन सबसे पहले इसको हम डिफाइन करेंगे। डिफाइन करने से पहले डेली लाइफ के कुछ एग्जाम्पल जानना आवश्यक है। तो एग्जाम्पल ये हैं, जैसे आप देखते हैं कि जब कोई बॉल सरफेस पे लुढ़कती है, कोई बॉल है ये सरफेस पे लुढ़क रही है, नीचे जा रही है, तो आप देखते हैं धीरे धीरे ये स्टॉप यहाँ कहीं पे जाके रुक जाती है। उसी तरीके से कोई साइकिलिस्ट ये पैडल मारता है, तो जब तक ये पैडल मारता है तब तक साइकिल चलती है, लेकिन जैसे ही पैडल मारना छोड़ दे हो तो कुछ दूर जाके साइकिल स्टॉप यानी रुक जाती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि बॉल और सरफेस के बीच में एक फोर्स लगता है जिसको हम कांटेक्ट फोर्स कहते हैं, और यही फोर्स आपका कहलाता है फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। इसी तरीके से टायर, साइकिल का टायर है और अर्थ की सरफेस है, दोनों के बीच में एक कांटेक्ट फोर्स लगेगा जिसको हम कहते हैं फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। तो इसको डिफाइन जब करेंगे तो ऐसे करेंगे कि फ्रिक्शन इज ए फोर्स दैट एक्ट्स इन एन अपोजिट डायरेक्शन टू मूवमेंट। फ्रिक्शन एक प्रकार का बल होता है जो मूवमेंट के विपरीत दिशा में लगता है। अब जैसे देखिए कोई चीज है, आपकी कोई सरफेस है, इस सरफेस पे कोई चीज लुढ़क रही है या मूव कर रही है, तो जब वो मूव करेगी तो जिस डायरेक्शन में आपका फोर्स लगेगा, पुशिंग फोर्स, जो आप फोर्स लगाते हैं उसको मूव कराने के लिए, तो उसी डायरेक्शन में आपका ऑब्जेक्ट मूव करेगा। यानी मोशन जो होगी, पुशिंग फोर्स जिस डायरेक्शन में लगेगा उसी डायरेक्शन में मोशन होगी। और फोर्स ऑफ फ्रिक्शन मोशन के बिल्कुल अपोजिट डायरेक्शन में लगता है, जैसे कि देखिए फिगर में यहाँ दिख रहा है आपको, ये देखिए फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, यानी जिस तरफ आपका मोशन हो रहा है उसके जस्ट अपोजिट में आपका फोर्स ऑफ फ्रिक्शन लगता है। नेक्स्ट, काजेज ऑफ फ्रिक्शन, यानी फ्रिक्शन का क्या कारण है। अगर आप किसी सरफेस को माइक्रोस्कोप से देखते हैं तो आप देखेंगे कि सरफेस में कुछ इर्रेगुलरिटीज हैं। इसका मतलब ये हुआ कि सरफेस आपका जो होगा वो थोड़ा सा उबड़ खाबड़ होगा, खुरदुरा होगा, और वो इर्रेगुलरिटीज आपको माइक्रोस्कोप के द्वारा क्लियरली दिखाई पड़ेगी। काजेज ऑफ फ्रिक्शन to make an object set in motion, one has to overcome these irregularities and apply a force equal to the frictional force. When one surface moves over another, these groups and ridges interlock with each other. कहने का मतलब यह है कि जब माइक्रोस्कोप से आपने देखा तो उसमें जो इर्रेगुलरिटीज हैं, जो रफनेस है, जो उबड़ खाबड़ है, जब कोई ऑब्जेक्ट किसी दूसरे सरफेस पे मोशन में आता है तो वही इर्रेगुलरिटीज जो है एक दूसरे की आपस में इंटरलॉक हो जाती हैं। इंटरलॉक होने से जो फोर्स अप्लाई होता है उसको फ्रिक्शनल फोर्स कहते हैं। यानी उन्हीं इर्रेगुलरिटीज को आपस में इंटरलॉक होने की वजह से ही फ्रिक्शनल फोर्स प्रोड्यूस होता है।
और वो दोनों आपस में आके इंटरलॉक हो जाएंगी और ये फोर्स जो होगा वो फ्रिक्शनल फोर्स के बराबर होगा। आपका अगला टॉपिक है फैक्टर अफेक्टिंग फ्रिक्शन, यानी कौन कौन से फैक्टर फ्रिक्शन या घर्षण, इसको हिंदी में घर्षण कहते हैं, कौन कौन से फैक्टर फ्रिक्शन को प्रभावित करते हैं, कौन कौन से फैक्टर फ्रिक्शन को अफेक्ट करते हैं या प्रभावित करते हैं। तो मेनली मुख्य रूप से दो फैक्टर फ्रिक्शन को प्रभावित करते हैं, एक नेचर ऑफ द सरफेस, एक वेट ऑफ द बॉडी। इसका मतलब ये हुआ कि सरफेस जो आपका है उसकी प्रकृति कैसी है, और दूसरा वेट ऑफ द बॉडी, यानी जो बॉडी सरफेस पे लुढ़क रही है, मूव कर रही है, उसका वेट कितना है। ये दो फैक्टर अफेक्ट करते हैं। जैसे देखिए, अगर आपका सरफेस जिसपे कोई दूसरा ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है वो अगर आपका स्मूथ है, अगर आपका वो स्मूथ है तो आपका कांटेक्ट फोर्स जो होगा, ये कांटेक्ट फोर्स आपका लेस होगा, कम होगा। और अगर आपका सरफेस रफ है, रफ का मतलब खुरदुरा है, उबड़ खाबड़ है, तो कांटेक्ट फोर्स या आप कहिए कि फ्रिक्शनल फोर्स वो इससे ज्यादा होगा, मोर होगा, अधिक होगा। और अगर कोई बॉडी है, कोई ऑब्जेक्ट है, वो किसी सरफेस पे मूव कर रही है या उसको फोर्स लगा के मूव किया जा रहा है, तो अगर उसका वेट लेस है, कम है, तो वो फ्रिक्शनल फोर्स जो आपका होगा कम होगा, ये फ्रिक्शनल फोर्स आपका लेस होगा, कम होगा। और अगर बॉडी जो मूव कर रही है किसी सरफेस पे, अगर उसका वेट उसका ज्यादा है, मोर है, तो फ्रिक्शनल फोर्स भी आपका मोर होगा, ज्यादा होगा। फ्रिक्शनल फोर्स भी क्या होगा, मोर होगा। इससे क्लियर ये हो रहा है कि जो फ्रिक्शनल फोर्स होता है वो किसी बॉडी के वेट के प्रोपोर्शनल होता है, यानी जैसे जैसे वेट बढ़ेगा वैसे वैसे आपका फ्रिक्शनल फोर्स भी बढ़ता जाएगा। आपका नेक्स्ट टॉपिक है फ्रिक्शनल फोर्स इज सेल्फ एडजस्टिंग इन नेचर। इसका मतलब ये हुआ कि जो फ्रिक्शनल फोर्स होता है वो नेचर में सेल्फ एडजस्टिंग होता है, वो खुद ब खुद प्रोड्यूस होता है, अलग से लगाया नहीं जाता है। अगर दो सरफेस कांटेक्ट में है तो उनके बीच में ये ऑटोमेटिकली प्रोड्यूस होता है। कहने का मतलब ये है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट ये किसी सरफेस पे है और इस पे हम फोर्स लगा रहे हैं, तो ये जो है इसका जो फ्रिक्शनल फोर्स है इसकी डायरेक्शन के अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा, जैसा कि आपने प्रीवियस टॉपिक में पढ़ा है। तो जैसे जैसे ये फोर्स हम अप्लाई करेंगे वैसे वैसे ये फ्रिक्शनल फोर्स आपका बढ़ता जाएगा, लेकिन ये लिमिटेड होगा, एक लिमिट इसकी होगी, एक लिमिट तक बढ़ेगा, उसके बाद जो है ये नहीं बढ़ेगा। और जैसे आप जो पुशिंग फोर्स है उसको बढ़ाएंगे, ये ऑब्जेक्ट आपका पुशिंग फोर्स की डायरेक्शन में मूव करने लगेगा, यानी इसमें मूवमेंट आ जाएगी। कहने का मतलब यही है कि फ्रिक्शनल फोर्स जो है वो खुद ब खुद एडजस्ट होता है नेचर में, ये अलग से लगाया नहीं जाता, ये खुद ब खुद प्रोड्यूस होता है। यानी जब कोई दो ऑब्जेक्ट कांटेक्ट में होता है तो उनके बीच में जो रफनेस होती है, जो खुरदुरापन होता है, वो इंटरलॉकिंग की वजह से जो फोर्स प्रोड्यूस होता है उसको कहते हैं फ्रिक्शनल फोर्स। जब हम अलग से दूसरी वाली ऑब्जेक्ट पे पुशिंग फोर्स लगाएंगे तो ये इसका फ्रिक्शनल फोर्स बढ़ता रहेगा, लेकिन ये लिमिटेड रहेगा, एक लिमिट तक बढ़ेगा। उसके बाद जो है जब आप इस फोर्स को और ज्यादा बढ़ा देंगे तो ये बॉडी जो है मूव करने लगेगी और मूव उसी डायरेक्शन में करेगी जिस डायरेक्शन में आपने अप्लाइड किया है फोर्स। थैंक यू। आज की क्लास में बस इतना ही, और नेक्स्ट टॉपिक हम डिस्कस करेंगे अगले क्लास में।